इसमें ये फैक्टर है, एंट्रोपी का फैक्टर है, और एंट्रोपी का मतलब है डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस या रैंडमनेस जिसको हम बोलते हैं। अब इसका मतलब समझो आप, एक छोटा सा मान लो हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया और ये दूसरा कंटेनर लिया, ये ए और ये बी। आपने क्या किया कि ए के अंदर कोई गैस भर दी, ठीक है, और बी के अंदर भी कोई गैस भर दी है, समझना बात। और यहां पर एक आपने कोई कंट्रोलर लगा दिया, तो ए में अलग गैस है और बी में अलग गैस है। जैसे ही आप इस कंट्रोलर को खोलोगे क्या होगा, गैस भागेगी। गैस की नेचर क्या है, उसको जितना वॉल्यूम मिलता है वो सारे के सारे वॉल्यूम में जाती है। तो ए भागा बी की तरफ, बी भागा ए की तरफ, यानी अब ये हाल हो गया है कि दोनों कंटेनर में मिक्सचर ऑफ गैसेस है कि नहीं। ये प्रोसेस तो हो गया नेचुरल। अब क्या थोड़ी देर बाद ऐसा होगा कि ए अपनी डिब्बे में आ जाएगा और बी अपने डिब्बे में आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। तो इसमें क्या हुआ कि यह एंट्रोपी बढ़ी, एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस बढ़ी जब हमने इनको खुला छोड़ा। तो एंट्रोपी का बढ़ना, डिस्टरबेंस का बढ़ना, जहां पर एंट्रोपी बढ़ती है, मतलब सीधी भाषा यह है कि एंट्रोपी अगर बढ़ेगी तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। अगली बात समझ में, किसी भी काम में अगर एंट्रोपी बढ़ रही है तो प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। और ये जो एंट्रोपी है इसको हम एस से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, एस से। और ये एक स्टेट फंक्शन है, इसलिए हम इसको लिखेंगे डेल्टा एस। एस की कोई वैल्यू नहीं है, एस की कोई कीमत नहीं है, कीमत किसकी है, डेल्टा एस की। मतलब पहली कंडीशन जब ए में अलग गैस थी, बी में अलग गैस थी, तो सिस्टम में कोई तो एंट्रोपी होगी ना, उसको हमने बोला एस आई इनिशियल। और जब आपने उसको खोल दिया तो दोनों मिक्स हो गई, एंट्रोपी दूसरी हो गई एस फाइनल। तो चेंज इन द एंट्रोपी क्या हुआ, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। तो ये जो है ना चेंज इन एंट्रोपी है, दैट शुड बी पॉजिटिव। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। डेल्टा एस की वैल्यू 0 से ज्यादा, या इसको हम कहें डेल्टा एस शुड बी पॉजिटिव। तो ऐसे प्रोसेसेस जो होंगे वो क्या होंगे, स्पॉन्टेनियस। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में सबको, ये क्लियर है ना। अब देखो क्या होता है कि दो बातें होती है, एक सिस्टम होता है जहां आप वर्क कर रहे हो, और एक बची हुई चीज होती है जिसको हम बोलते हैं सराउंडिंग। और दोनों को मिला दें तो क्या कहलाएगा, वो टोटल यूनिवर्स कहलाएगा। तो इसी तरह जो एंट्रोपी है ना वो भी दो पार्ट में होती है, इसको हम लिखते हैं डेल्टा एस टोटल, या इसको हम डेल्टा एस, माइक बंद करो बेटा, किसी का माइक बोला है, डेल्टा एस टोटल, या लिखेंगे डेल्टा एस यूनिवर्स। ये किसके इक्वल होगी, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। किसी का माइक खुला है, बंद करो इसको। अगली बात समझ में, अगले दिमाग में बात ये, भाई आप काम कर रहे हो तो यूनिवर्स का पार्ट ना, तो वो कहीं तो होगा टोटल जो है। अब इसमें तर्क क्या है, इसमें तर्क ये है कि यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है ना वो लगातार बढ़ती जा रही है, जितनी आज है कल इससे ज्यादा होगा। कुछ हो रहा है, इसका मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है, ठीक है, लगातार बढ़ती जा रही है और दिन रोज बढ़ती रही है, रोज बढ़ रही है। ठीक है बच्चों, आ गई बात यहां तक समझ में, ठीक है। अरे ठीक है क्या, ठीक। अब देखो हमारे पास, यहां तक नोट किया होगा आपने, आगे की बात देखिए। आगे की बात यह है कि हमने जो इस थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने की मेन बात जो है ना वो ये है कि यहाँ कोई भी बात अलग अलग सिस्टम पे हमको लगानी है, अलग अलग तरह के प्रोसेसेस पे लगानी है। मान लो हमारे पास प्रोसेस रिवर्सिबल है, कैसा है, रिवर्सिबल। बहुत सारे प्रोसेस ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल हो सकते हैं, अभी आगे बढ़ेगा फिर पीछे आ सकता है। और दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, इररिवर्सिबल
सिबल की। तो दोनों कंडीशन में हमको चेक करना है, रिवर्सिबल में क्या होगा और रिवर्सिबल में क्या होगा। और ये भी देखना है रिवर्सिबल में आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल। आइसोथर्मल क्या होता है? ऐसा सिस्टम जहां टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट। ऐसा सिस्टम जिसमें टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट। तो इसके लिए डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू 0 होता है। ऐसे सवाल आएंगे कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी? तो क्या होगी? ये 0 होगी। ठीक है। और दूसरा एडियाबैटिक, मतलब समझते हो? एडियाबैटिक का नाम अजीब सा है। आइसोथर्मल ये होता है कि दो चीजें, एक डिब्बा है आपने रूम में रख दिया, या चाय बना के लाए आपने बाहर रख दी टेबल, थोड़ी देर बाद क्या होगी? चाय ठंडी हो जाएगी। ये आइसोथर्मल सिस्टम है ना, क्योंकि वो धीरे धीरे हीट बाहर जा रही है, ज्यादा हीट से कम हीट की तरफ। एक है थर्मस फ्लास्क आपका, या देखो कभी साइकिल आप लोग चलाते होगे, साइकिल में ट्यूब में से कभी हवा को निकालिए आप एक्सपेरिमेंट के लिए, वो हवा ठंडी होगी। बाहर चाहे कितनी भी गर्मी हो, अंदर की हवा क्या होती है? ठंडी होती है। तो उसको हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसमें कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है। तो इसके लिए होता है डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू 0। ठीक है। या सिस्टम, या इसको ये भी कह सकते हैं डेल्टा एस सराउंडिंग। अब आप कहोगे सर इन दोनों बातों में फर्क क्या है? यहां टोटल की बात कर रहे हैं बच्चा, क्योंकि आइसोथर्मल में क्या है? हीट अंदर से बाहर भी जा रही है, बाहर वाले सिस्टम से भी उसका कांटेक्ट है। तो यहां कम हुई तो बाहर गई, और बाहर कम हुई तो अंदर आई। तो यहां हमने लिखा डेल्टा एस टोटल, और यहां हम लिख रहे हैं डेल्टा एस सिस्टम या डेल्टा एस सराउंडिंग, क्योंकि या तो बात सिस्टम की हो रही है या सराउंडिंग की हो रही है। बात क्लियर है? यहां तक बोलो, क्लियर है क्या? ठीक है। अब नॉन आइसोलेटेड सिस्टम की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सॉरी, इरिवर्सिबल सिस्टम की बात करते हैं। इरिवर्सिबल में क्या होगा कि डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 से ज्यादा वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। तो ये होनी चाहिए आपकी पॉजिटिव। डेल्टा एस टोटल, ये सीधे सीधे सवाल आएंगे आपके कि क्या है, या फिर न्यूमेरिकल में लिखेगा ना वो कि आइसोलेटेड सिस्टम है, तो आपको पहचानना है कि वैल्यू को क्या रखना। जब आपको डेल्टा एस की वैल्यू वो देगा, तो आपको रखना है कि वैल्यू पॉजिटिव रखनी है या नेगेटिव रखनी है। आ गई बात समझ में? यहां तक सही है? अब देखो, अलग अलग सिस्टम के लिए हम इसका फॉर्मूला डेराइव करते हैं। अभी तो हमने वैल्यू देखी है, फॉर्मूला नहीं है। ये वैल्यू देखिए कि वैल्यू 0 होगी या पॉजिटिव होगी, ये देखा है अभी हमने। अभी हमको क्या करना, अलग अलग सिस्टम के लिए डेल्टा एस की वैल्यू को हम डेराइव करते हैं। ठीक, तैयार हो? चलिए, देखो मान लो बच्चों कि हमने एक सिस्टम की बात करी, यहां P ले लिया, P ले लिया और V ले लिया। तो सिस्टम में एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। आप यहां से यहां चले, ठीक है? तो पोजीशन A और पोजीशन B। पोजीशन A पर, क्योंकि गैस की बात कर रहे हो, इसका कोई प्रेशर होगा, मान लिया हमने ये P1, वॉल्यूम होगा हमने मान लिया V1, टेम्परेचर होगा हमने मान लिया T1। यहां पे क्या होगा? P2, V2 और, बात समझ में आ गई? अब क्योंकि A से B बना है तो एंट्रोपी चेंज तो हुआ होगा ना उसका। अरे भाई, कोई चीज A से B बन गई, एक स्टेज से दूसरी स्टेज में चल गई, इसका मतलब उसमें एंट्रोपी चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो इसके लिए हम एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करेंगे। अब देखो, एंट्रोपी चेंज के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। एक है डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और क्यू में भी डेल्टा लगा हुआ है। ठीक है।
ये फॉर्मूला कब काम आता है? ये काम आता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। कब काम आता है? जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। एक और फॉर्मूला है जिसको हम लिखते हैं ds इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी। दोनों में क्या फर्क है पता है? देखा जाए तो मैथमेटिकली थोड़ा सा फर्क है, बाकी चीजें एक जैसी। ये हमेशा ऑलवेज काम करता है, मतलब ये इस कंडीशन में भी वैलिड है, ये वाला फॉर्मूला इस कंडीशन में भी वैलिड है, लेकिन ये फॉर्मूला केवल कांस्टेंट टेम्परेचर पे वैलिड है। आगे बात समझ में आपको? क्लियर है यहां तक? अब हम देखो डेल्टा एस का फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। किससे कोशिश करते हैं? जो हम पहले से पढ़ के आए। तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला लूं मैं? ये ले लूं क्योंकि ये हमेशा वैलिड होगा। तो लिख लेते हैं हम, देखो डी एस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी। ठीक है, अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। कहां से लेकर? S1 से लेकर S2, क्योंकि हमको निकालना क्या है? ये निकालना है ना। अरे भाई चेंज तो निकालना है। तो चेंज के लिए जो मैथ में पढ़ रहे हो वो जानते ही होंगे, ये डिफरेंशिएशन होता है जब डी लिखा होता है, और वो जब इस तरह से लिमिट लगाते हैं तो वो इंटीग्रेट हो जाता है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब मैं बता दूं आपको कि मान लो आपने एक डिब्बा लिया, घबराओ मत, जो बायो का है उसने कोई गुनाह नहीं किया। इसका कहने का मतलब कितना सा है? कितने बच्चे बायो के यहाँ पे? कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मतलब है ये समझो कि मान लो ये डिब्बा है और ये सिस्टम है, इसके अंदर मैं कोई गैस पे कोई काम कर रहा हूं, कोई प्रैक्टिकल कर रहा हूं, तो मैं इस पे कर रहा हूं ना, लेकिन इसके जो रिजल्ट होंगे उसी को मैं कहूंगा कि इस डिब्बे को बड़ा कर दूंगा तो भी उतना ही आएगा। ये वैसे ही है जैसे जब हम खाना बनाते हैं तो कभी कभी चावल को देखते हैं ना, एक चावल के दाने को देखते हैं कि बना के नहीं बना, इसका मतलब सारे बन गए। तो ये डी जो है ना, स्मॉल डी मतलब छोटी जगह के लिए, कि इतने वॉल्यूम के लिए आपने एक्सपेरिमेंट किया और उसको एक्सपेंड कर दिया पूरे के लिए। तो जब हम छोटे के लिए करते हैं तो स्मॉल डी लगाते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, और जब उसको पूरे के लिए अप्लाई करते हैं तो उसको हम क्या कर देते हैं? इंटीग्रेशन कर देते हैं। यानी कि आपने दो कंडीशन समझ ली कि S1 से लेकर S2, तो लिमिट लगा दी S1 से लेकर S2, यानी जो भी चेंज हमारे पास हो रहा है उसको हमने एक लिमिट तक ले गए S1 से लेकर S2, जो कि हमारा ग्राफ बता रहा था। बात समझ में आ गई होगी आपको? दिमाग में घुस गया? इसको लेके कंफ्यूज ज्यादा नहीं होना, ठीक है? बहुत लिमिटेड फॉर्मूले हमारे काम आते हैं, इंट्रिकेट इनको सीख लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जब ऐसा होता है, जैसे ds का किया, तो ds का करने पर S1 से S2, इसका मतलब ये होता है S2 माइनस S1, या इसको हम लिखते हैं डेल्टा S। ठीक है? और इंटीग्रेशन मैथ में एक चीज समझ लो, कोई भी चीज एक तरफ नहीं होती है। जब आप कोई चीज लगाते हो तो दोनों तरफ होती है, तो यहां भी होगा, ये है कि नहीं? तो ये क्या हो गया? डेल्टा S इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी। बोलो सही है कि नहीं है? यहां तक बात सही है ना? ठीक है। अब क्या है, देखो ये नया कंसेप्ट आया है, लेकिन अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या था बच्चों, जरा बताओ तो, वो बोलो क्या था? कि डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W। हाँ कि ना? अब हम डेल्टा की बात तो करेंगे नहीं क्योंकि हम डी पे आ गए, तो क्या कह सकते हैं इसको? डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। हाँ कि ना? बोलो क्लियर है ना यहां तक बात? अब हमको क्या करना है? सिंपली इनकी वैल्यू पुट कर देनी है, डी यू की, डी क्यू की और डी डब्ल्यू। डी क्यू की वैल्यू क्या होगी? देखो डी क्यू क्यों निकाल रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे डी क्यू चाहिए। क्या लिखूं मैं? डी यू माइनस डी डब्ल्यू। सही है कि नहीं है? बोलो अरे सही है कि नहीं है? क्योंकि मुझे डी क्यू चाहिए ना, और डी क्यू कहां से आ रहा है मेरे पास? फर्स्ट लॉ से आ रहा है। ठीक है? क्या बेटा? वर्क डन, हाँ इसको लिखते हैं ना हम, W इज इक्वल पी डेल्टा V लिखते हैं ना, तो लगाना पड़ेगा।
ठीक है, इसको हम याद करेंगे। ठीक है, यहां तक बात आ गई समझ में। अब हमको क्या करना है, अब हमको दो चीजों की वैल्यू रखनी है, तो इसकी वैल्यू रखनी है और एक इसकी वैल्यू रखनी है, क्योंकि क्यू की जगह तो हम ये रख देंगे, रख दो इसको। क्या आया, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या आ गया, डी यू माइनस डी डब्ल्यू अपॉन टी। सही है कि नहीं बोलो। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो, हम एक चीज पढ़ के आए थे, u की वैल्यू क्या पढ़ के आए थे, याद करो, CV करके कुछ पढ़ा था ना हमने हीट कैपेसिटी के कंसर्न में, NCV कुछ पढ़ा था, क्या था सर बताओ तो। अरे मेयर्स फॉर्मूला नहीं निकाला था हमने, तो उसमें बताया था ना कि एक इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड है और एक H से रिलेटेड है। क्या था वो, डेल्टा U इज इक्वल टू एन CV dt, यही था क्या। अरे मेयर्स का फॉर्मूला याद आ रहा है आपको, नहीं पढ़ोगे तो याद है, ये लिखा था, आप याद कर देखना उसको, कि डेल्टा U जो होता है वो होता है NCV dt, और W क्या था, W क्या था, माइनस P डेल्टा V। हाँ के ना, अरे हाँ के ना, तो ये हम जानते हैं जहां, लेकिन हमको यहाँ D के कंसर्न में लिखना है, तो जहां जहां डेल्टा लिखा है वहां क्या लिख देंगे हम, D लिख देंगे। तो यहां लिख देता हूं मैं du, और यहां लिख देता हूं मैं P dV। सही है, सही है कि नहीं है। अच्छा, अब देखो आगे दम से इसकी वैल्यू जमा दीजिए आप। देख लेना उसमें रिकॉर्डिंग में, नेट नहीं आ रहा है, रिकॉर्डिंग में चेक कर लेना, अभी नेट का हो सकता है इशू। चलो चलो वैल्यू पुट करो फटाफट फटाफट से। क्या लिखना है, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या लिखना है, डी यू की वैल्यू क्या बताइए हमने, क्या लिखी है, एन सी वी डी टी अपॉन क्या था, टी। अरे टी तो था ही ना, और आगे माइनस, और ये वैल्यू भी क्या है, माइनस पी डीवी अपॉन टी। सही, अरे कुछ नहीं किया हमने, यहां डी डब्ल्यू की जगह ये लिख दिया, ये था डी यू माइनस डी डब्ल्यू, तो डी यू की जगह ये लिख दिया और डी डब्ल्यू की जगह ये लिख दिया। कोई दिक्कत है, सही है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं आगे। अब देखो इसमें डेल्टा एस, एन तो नंबर ऑफ मोल है, फिक्स रहता है, और सी वी कॉन्स्टेंट है, ये भी फिक्स रहता है। बच क्या गया, डी टी अपॉन टी, और ये हो जाएगा T1 से लेकर T2 तक। सही है, और यहां पर देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस पी डीवी टी। सही है, अरे सही है ना, ये माइनस क्या हो गया, दोनों प्लस हो गया। अब देखो एक चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी, और वो चीज ये थी कि ये पीवी इज इक्वल टू एनआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा था ना, कि जहां पर इसका इस्तेमाल हमको करना ही करना है, जहां पर गैस है, तो हम क्या लिखें, पी की वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्या आएगी, एनआरटी अपॉन वी। इसको हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू एनआरटी अपॉन वी, रख दो वैल्यू। डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी T1 से T2 डी टी अपॉन टी प्लस एन आर टी अपॉन वी डी वी अपॉन टी। सही है कि नहीं बोलो, अरे सही है ना, लिख क्यों नहीं रही है। ठीक, अच्छा देखो आगे देखो, डेल्टा, इसको सही देख लो। अभी अभी जब हम ये एक जनरल फॉर्मूला निकाल रहे हैं डेल्टा एस का, फिर हम इसको सिस्टम पे लगाएंगे ना, तो आइसोथर्मल के लिए टी कांस्टेंट कर देंगे, तो यही फॉर्मूला बदल बदल के हमारे पास आएगा।
समझ गए बात को? तो इसलिए हम एक जनरल फॉर्मूला निकाल रहे हैं और उसमें जस्ट वैल्यू रखोगे, किसी में ये पार्ट जीरो हो जाएगा, किसी में ये पार्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है, किसी में दोनों पार्ट जीरो हो जाएंगे। तो देखो डेल्टा एस क्या हो गया, एन सी वी T1 से T2 dt अपॉन टी। बाहर क्या निकालेंगे, देखो यहां देखो जरा, ये T से T कैंसिल और n कांस्टेंट r कांस्टेंट, बच क्या गया dv अपॉन v। तो जब v आया है तो लिखेंगे v1 से लेकर v2। भाई जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं ना उसमें दो लिमिट लगा देते हैं, 1 से लेके 2। तो t का किया तो t1 से t2 और v का किया तो v1 से लेके v2। ठीक है, अब ये जो पार्ट है ना, मैथ वाले बच्चे जानते हो, इसको हम लॉग की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिखे बताओ इसको, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी लॉग बेस ई, क्या T1 से लेकर T2। सही है, सही लिखा है, अरे सही लिखा है क्या ये? और क्या एन आर लॉग ई V1 से लेकर V2। अब बायो वाले बच्चे सोच रहे पता नहीं क्या लिख दिया सर। बेटा एक्चुअली लॉग का एक फॉर्मूला होता है कि dv अपॉन v है ना, ऐसा कुछ है। तो इसको हम लॉग बेस e V1 से V2 लिख सकते हैं। समझ में आ गई ये क्या? और लॉग क्या है, लॉग जानते हो? लॉग एक ऑपरेशन है, एक तरीका है जिससे हम बड़ी बड़ी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। और लॉग की दो वैल्यू होती है, ये है लॉग ई, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं? इससे आप अपनी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। जब आपको मैथमेटिकली सॉल्व करना है तो इसको भी हम कन्वर्ट कर देते हैं लॉग बेस 10 में। लॉग बेस 10 जो होता है वो क्या होता है, लॉग बेस 10 इंटू 2.303 इज इक्वल टू होता है लॉग बेस ई। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? अरे बात समझ में आ गई? तो हमने क्या कर दिया, इसको इस तरह से लिख दिया। यहां तक बोलो, किसी को कोई दिक्कत है क्या? सही है। और इसी को हम मिटा रहा हूं मैं आगे से, इधर से मिटा दूं। कहां पे? इसमें? हाँ तो टी के तो है क्या? किसको नहीं लगते? अरे हमने इसमें कुछ नहीं किया, हमने केवल डी जो होता है ना, डी की जगह ये समझो, इसकी जगह हमने लिखा है, ये डी की जगह हमने लिख दिया लॉग। इतना सा फर्क आया, ये केवल इतना सा फर्क है कि जब ये डिफरेंशिएशन ऐसे होता है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन में। तो यही करो कि हमने उसकी जगह क्या रख दिया, बाकी लिमिट तो वो की वो रहेगी। क्या? अरे भाई ये लिमिट तो है तेरी T1 से T2 तक। क्या? अरे भाई टी के वैल्यू को लॉग से क्या मतलब है, हम तो डी की जगह, डिफरेंशिएशन की जगह लॉग लिख रहे हैं। तो ब्रैकेट लगाया तो सही भाई। आप लॉग को क्या एक नॉर्मलाइज ही तो कर रहे हो, आप उसको इंटीग्रेट ही तो कर रहे हो ना भाई। आपने दो लिमिट पे लिया, इस सिस्टम को समझो ना। यहां हमने कहा कि एक कंडीशन जहां T1 है और दूसरी कंडीशन क्या है, T2 है। तो आप कह रहे हो कि यहाँ T1 T2 नहीं आना चाहिए, ऐसा? तो अच्छा ये बता मुझे, dx ओवर x को क्या लिखोगे आप? फिर
फिर वहां मैंने क्या गुना कर दिया उसमें, वही तो किया है। और x का मतलब ये है कि ये x की जगह क्या लिखा है, वहां पर t तो लिखा है, अरे x की जगह t लिखा है ना, और t की हमारे पास कितनी वैल्यू है, t1 से लेकर t2 है, तो लिखेगा नहीं क्या इसके ऊपर? आज देखो गणित मत लगाओ जा, गणित का इस्तेमाल उतना ही करो जितना हमें जरूरत है, हमें मैथ में नहीं घुसना है कि इसका हम ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं। हमने कुछ नहीं किया बच्चों, हमने केवल ये जो डी है ना, सीधा मैंने इससे आसान क्या बताऊं, इसका मतलब हमने लॉग लिख दिया है खाली। भाई सिस्टम हमारा चल नहीं रहा कि T1 से लेके T2, आप कहोगे T हटा दिया तो फिर मतलब क्या हुआ? जब तो सिस्टम अगर T की वैल्यू कांस्टेंट हो गई तो सिस्टम तो बढ़ा ही नहीं यहां से आगे, फिर एंट्रोपी चेंज कहां से होगा? हाँ के ना? अच्छा अब देखो इसको करो, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या आ गया, एन सी वी लॉग ई T2 अपॉन T1। ठीक है, जो क्यों ऐसा करते हैं, हम T2 माइनस T1 लिख सकते हैं ना, तो इसको मैंने T2 अपॉन T1 लिख दिया। एन आर लॉग V2 अपॉन V1, ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया। अरे बोलो क्लियर है क्या यहां तक? ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो ना। सही है। अब देखो ये एक हमने एक फॉर्मूला, हालांकि इसकी हमको जरूरत नहीं है, बुक में सीधे फॉर्मूले दिए हैं, लेकिन क्या सीधा समझ में नहीं आएगा जब तक फॉर्मूला नहीं समझ में आएगा। किसी का फॉर्मूला ही नहीं पता है तो अलग अलग सिस्टम के लिए उसको कैसे कैलकुलेट करो, इसलिए हमने एक फॉर्मूला निकाल लिया है। अब देखो इसको हम रीराइट भी कर सकते हैं, कैसे? हम पढ़ के आए P1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है, P2 V2, तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू क्या होता है, V2 अपॉन V1। तो इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हम P की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आगे ना। अरे इस फॉर्मूले में मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं ना, तो आ जाएगा डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी लॉग T2 अपॉन T1 प्लस एन आर लॉग P1 अपॉन P2। सही है। ठीक है, अब नोट कर लिया। देखो इसका हमको करना नहीं है, डेरिवेशन नहीं पूछेगा ये, लेकिन मैंने डेरिवेशन बता दिया कि जिससे आपको याद करने में सहूलियत रहे। यहां तक सबको समझ में आ गया? ऐसा सवाल केमिस्ट्री में नहीं पूछेगा डेराइव करने का, लेकिन अभी हम निकालेंगे अलग अलग उसके लिए। मिटा दूं इसको सबको? अब देखो फटाफट आप करो काम, अब आपका काम शुरू होता है। हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया है और आप इसको अलग अलग सिस्टम के लिए निकालोगे। क्या फाइनल फॉर्मूला आया हमारे पास? S इज इक्वल टू एन सी बी log E T2 अपॉन T1 प्लस एन आर log V2 अपॉन V1, या P1 वाला भी लिख सकते हैं। अब ये तो हमारा एक जनरल फॉर्मूला आ गया एंट्रोपी का, समझ लो आप, ये किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी के लिए जनरल फॉर्मूला आ गया। हमने फर्स्ट लॉ से इसको डेराइव कर लिया। अब हमको करना है, देखो मेन बात, एंट्रोपी चेंज फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पूछेगा आपसे कि बताओ आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कौन सी एंट्रोपी होती है। तो आइसोथर्मल का मतलब क्या है बताओ जरा? आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है? जिसमें टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। तो आइसोथर्मल में कौन सा पार्ट, इससे पहले भी एक फॉर्मूला हमने लिखा था ना शुरुआत में, क्या था वो? डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी, वो डी वाला लिखा था ना, क्या था? ये था क्या डी टी, क्या था डी टी अपॉन, यही था, और माइनस पी डीवी अपॉन क्या था, वी, यही था। अच्छा अब इसको चेक करते हैं, वी था टी था, टी। अच्छा अब देखो इसमें आप आइसोथर्मल की कंडीशन लगा दो। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर
कांस्टेंट होता है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब ये वाला पार्ट जीरो हो गया, आइसोथर्मल का ये वाला पार्ट जीरो हो गया, तो ये क्या हो गया, गायब हो गया। फॉर्मूला क्या बचा जरा बताओ, क्या फॉर्मूला बचा, डेल्टा एस, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। सही है कि नहीं है, अरे सही है कि नहीं है। अब देखो सवाल ऐसे ही पूछता है, मान लो एक ऑप्शन ही दे दिया, बताइए आइसोथर्मल के लिए एंट्रोपी के लिए फॉर्मूला क्या होगा। अब या तो रट्टा मारो, या तो रट्टा मारो कि ये होता है, लेकिन अगर आप उसको डेराइव कर लोगे तो फिर आपको क्या है ना, आइसोथर्मल के लिए इसको कैंसिल कर दो, बचा हुआ लिख दो, और दूसरा प्रोसेस लगाएंगे तो अगर आइसो उसमें अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट करेंगे तो दूसरा आ जाएगा हमारे पास रिलेशन। ठीक है, क्लियर है क्या यहां तक, अरे बोलो क्लियर है क्या। अच्छा, और यहां क्या आ रहा था देखो, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट देखो, ये भी लिख सकते हैं हम इसको कि डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन आर लॉग बेस ई वी टू अपॉन वी वन, ये भी लिख सकते हैं। अरे लिख सकते, यही तो है, मैंने उसको पहले स्टेप से ले लिया, इस वाले में ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला आ गया। और लिख सकते हैं इसका एक और, बताओ, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन आर लॉग बेस ई पी वन अपॉन पी टू, है कि नहीं। और जब आपको न्यूमेरिकल करने होंगे, सवाल करने होंगे, तो एक और तरीका है, क्या बताया हमने, लॉग बेस ई को कन्वर्ट कर देंगे लॉग बेस 10 में। कैसे करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा, यही वाले को हम रीराइट कर देते हैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन आर 2.303 लॉग बेस 10 V2 अपॉन V1, सही। और इसको क्या कर सकते हैं हम, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन आर लॉग बेस 10 P1 अपॉन P2। अब समझो, आप सबकी फिजिक्स की बुक, मैथ की बुक और केमिस्ट्री की बुक में लास्ट में एक टेबल दी होगी, लॉग टेबल, ठीक है। तो वहां जो वैल्यूज दी जाती है उसको सिखाएंगे कैसे काम आती है वो, वहां लॉग बेस 10 में वैल्यू दी जाती है, तो इसीलिए हमने इसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट किया। जब न्यूमेरिकल करने होंगे तो हम यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। आ गई बात समझ में, बोलो क्लियर है कि नहीं है, हाँ कि ना। किससे, किस वाले में, इसमें, हाँ इसमें करना पड़ेगा ना, छूट गया है, ये तो करना ही पड़ेगा। एन आर 2.303 लॉग बेस 10, ये तो करना ही पड़ेगा। चलो एक और सवाल बताओ। अब एक सिस्टम हो गया, कौन सा हो गया ये, आइसो थर्मल हो गया। चलो अब हम आसान सा पूछता हूं मैं आपसे, एडियाबैटिक के लिए बताओ आप, डेल्टा एस क्या होगा बताओ, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एस क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये होता है डी क्यू अपॉन टी, और क्यू की वैल्यू यहां क्या होती है, जीरो। एडियोबैटिक मतलब जिसका बाहर से कोई एक्सचेंज नहीं है, नो हीट एक्सचेंज, मतलब हीट की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, और अगर वो जीरो है तो डेल्टा एस भी क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखो ये सवाल पूछेगा सीधे सीधे, एडियाबैटिक के लिए डेल्टा एस क्या है, आइसोथर्मल के लिए डेल्टा एस क्या है, या न्यूमेरिकल जब देगा ना तो लिखेगा ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है या आइसोथर्मल प्रोसेस है, उसके लिए इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू है, एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट कीजिए, हो गया। चलो एक और, आइसो बारिक प्रोसेस के लिए करो, आइसो बारिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एस निकालना, निकालिए आप, फॉर्मूला आपके सामने लिखे हैं सारे, निकालो क्या होगा,
आइसोबारिक के लिए डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी? देखो आ रहा है कुछ समझ में? डेल्टा एस क्या होता है? डी क्यू ओवर डी टी, यही होता है, सही? और यही तो फॉर्मूला था जिससे हमने स्टार्ट किया था। अब देखो, एक हमने पढ़ा था सी वी और एक हमने पढ़ा था सी पी, और दोनों ही क्यू से रिलेटेड होते हैं। होते हैं नहीं होते हैं? अरे होते हैं नहीं होते हैं? याद करो, एक को हमने रिलेट किया था इंटरनल चेंज से, जिसको हम CV लिखते थे, और दूसरे को हमने लिखा था डेल्टा एच से, जिसको हमने क्या लिखा था? CP। तो क्योंकि यहाँ P की बात करनी है, इसलिए हम Q के कंसर्न में क्या वैल्यू रखेंगे? इसकी P वाली वैल्यू रखेंगे। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको? डेल्टा Q इज इक्वल टू एन CP डेल्टा T लिख सकते हैं क्या? या इसको यूं लिख लो, डी क्यू इज इक्वल टू एन सी पी डी टी लिख सकते हैं क्या? अरे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? लिखो, वैल्यू पुट करो इसमें जरा। यहाँ बिठा दूं क्या इसको? डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या आ रहा है? एन सी पी डी टी अपॉन क्या? टी। क्या आ जाएगा? एन और सीपी को बाहर ले लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। ये हो गया T1 से लेकर T2 और dt ओवर T। सही है कि नहीं है? बोलो, अरे सही है कि नहीं है? ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? लॉग के फॉर्म में, एन सी पी लॉग बेस ई, कहां से कहां? T1 से लेकर T2 तक लिख सकते हैं, या इसको रीराइट कर सकते हैं एन सी पी लॉग बेस ई T2 ओवर T1। सही है ना? इसके इक्वल हो गया ये डेल्टा एस के लिए। लॉग बेस 10 में लिखना होगा तो क्या करेंगे? डेल्टा एस एन सी पी 2.303 लॉग बेस 10 T2 ओवर T1। किसके लिए फॉर्मूला आ गया? ये आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। देखो क्या कह रहे हैं हम कि अलग अलग, क्योंकि हम कह रहे हैं कि एंट्रोपी चेंज पता चलेगा तभी तो हम बता पाएंगे रिएक्शन होगी या नहीं होगी। लेकिन प्रोसेस दुनिया भर के होते हैं, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, तो सबके लिए हमको एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला आना चाहिए। सबसे आसान फॉर्मूला है एडियाबेटिक का, कि वैल्यू क्या जाती है? 0। निकाला हमने आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोबारिक। अब कौन सा बच गया? एक निकालिए आइसोकोरिक। चलो आप निकालो इसको। फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, फॉर आइसोकोरिक, अब मैं आपकी मदद भी करूंगा। एंट्रोपी फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस निकालो। चलो, कैसे निकालेंगे? डेल्टा एस क्या था हमारे पास? डी क्यू ओवर टी। तो किसकी बात कर रहे हैं हम? आइसोकोरिक की। तो किस में कन्वर्ट करें इसको? वी वाले में करें। तो हम लिख सकते हैं क्या? डी क्यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी लिख सकते हैं ना? क्या हो जाएगा? डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी डी टी ओवर टी लिख सकते हैं ऐसा? हाँ के ना? क्या करना है, क्या करना है आगे? बाहर लो इसको, एन सी वी को बाहर लिया, डी टी ओवर टी। क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी
लॉग बेस ई T1 से लेकर T2, डेल्टा एस एन सी वी लॉग बेस ई T2 ओवर T1, इसको T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी 2.303 इंटू लॉग बेस 10 T2 अपॉन T1। बोलो सही है कि नहीं? सही है? सही है कि नहीं है? अब ये जो फॉर्मूले है ना, एक्सट्रैक्ट ये है कि हमको ये 4 फॉर्मूले याद होने चाहिए। आपको जो याद रखना है वो ये 4 फॉर्मूले याद करना है, इतना डेरिवेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है। डेरिवेशन हमने आपको समझाया है कि ये आता कैसे है, क्योंकि किसी भी चीज को जब हम डायरेक्ट याद करने जाते हैं ना, लॉजिक सेट नहीं होता तो याद नहीं रहती। तो हमने आपको पहले डेल्टा एस का फॉर्मूला निकालना सिखाया कि वो कैसे निकलता है, और फिर हमने उसमें अलग अलग कंडीशंस को पुट कर दिया, तो हमारे पास 4 तरह के प्रोसेस के लिए वैल्यू आ गई। पहला कौन सा? आइसोथर्मल। दूसरा कौन सा? एडियाबैटिक, जो सबसे आसान था। तीसरा आइसोबारिक, और तीसरा आइसोकोरिक। आ गई बात समझ में? पीवी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। पी का मतलब प्रेशर, वी का मतलब वॉल्यूम, टी का मतलब टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो आइसोथर्मल, वॉल्यूम कांस्टेंट तो आइसोकोरिक, और प्रेशर कांस्टेंट तो आइसोबारिक। आ गई बात समझ में? और एडियाबैटिक में नो हीट एक्सचेंज, जीरो। सीधी सी बात है। तो इसको आप घर जाके अच्छे से कीजिएगा। एक क्लास हमारी और बची है लास्ट, कल हम उसको खत्म कर देंगे, और वो है लास्ट फैक्टर, जो हमको सही, ये भी हमको पक्का आइडिया नहीं देता है। यानी डेल्टा एस के लिए भी हमको कंफ्यूजन ये आया है कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो उसके लिए डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन ये बात भी हर समय सच्ची नहीं होती है। तो ना तो डेल्टा एच ने सही बताया, ना डेल्टा एस ने बताया, तो कौन बताएगा? एक लास्ट फैक्टर बचाया जिसको बोलते हैं हम डेल्टा जी। उसकी वैल्यू जो है ना, वो हमेशा सही बताती है हर कंडीशन में, कि एच पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, एच नेगेटिव, तब आप बता सकते हो कि ये स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा। तो एक डेल्टा जी बचा है, उसको कल हम देखेंगे, और डेल्टा जी और कांस्टेंट, बस उसका रिलेशन बताया, उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। इसको एक बार अच्छे से कर लेना, लिख लेना।